हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो आप लोगों को क्लास 8 का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था साइंस का, उसका वीडियो लगभग 6 दिनों से या एक सप्ताह से नहीं मिल रहा था। उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा काम हो गया था और घर के बगल में शादी वगैरह थी, जिसके कारण आपको बैकग्राउंड में बहुत सारे साउंड सुनने को मिलती, तो हमने जिसकी वजह से वीडियो को रिकॉर्ड करना ठीक नहीं समझा। अभी भी मे बी हो सकता है आपको हमारे बैकग्राउंड में कुछ साउंड्स सुनाई दे रहे होंगे, क्योंकि जब शादी वगैरह होती है तो बहुत सारे रिलेटिव्स लोग आते हैं और उसमें छोटे बच्चे भी आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नटखट वगैरह होते हैं, तो जिसके कारण वो लोग साउंड क्रिएट कर रहे हैं। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, अब वीडियो बनाया जाए। और उसके अलावा एक दादी थी घर के बगल में, उनका भी देहांत हो गया, जिसकी वजह से मे भी हो सकता है आपको ये जो रेगुलर वीडियो मिलेगा इसके बाद उसमें भी 1-2 दिन की गैप मिल सकती है। नहीं तो उसके अलावा आप लोगों को अगले महीने के लगभग 5 तारीख से आप लोगों को हर एक दिन वीडियो मिलेगा, सिर्फ रविवार को छोड़ के, क्योंकि रविवार को हम कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे आपके लिए बेस्ट क्वालिटी का। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल भी देख रखा होगा और आप लोगों ने यहाँ पे भी देख रखा है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4। चैप्टर 3 तक हम लोगों ने कवर कर रखी है। तो चैप्टर 3 तक में हम लोगों ने दो दो पार्ट्स में कवर किए हैं, तो टोटल 6 वीडियोस अपलोड हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, वैसे तो आप लोग देख के ही आए होंगे। अगर नहीं देखा है तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप लोग वो पीछे का 3 चैप्टर भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज हम लोग कवर कर रहे होंगे चैप्टर 4, जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। इसे हम वन शॉट में कवर कर रहे होंगे, क्योंकि यह चैप्टर बहुत छोटा अन्य चैप्टर के कंपैरिजन में, जिसके कारण इसका कोई पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं होने वाला है, तो ये वन शॉट होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग मटेरियल से तो भली भांति परिचित होंगे, क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं मटेरियल क्या चीज़ है, मटेरियल क्या चीज़ है। आप लोगों ने 6th में भी पढ़ा होगा। तो मटेरियल क्या चीज़ होता है ना, कंपाउंड्स होती है या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बोल सकते हैं। तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होगा या सब्सटेंस होगा या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस होगा, सॉरी हमने कंपाउंड बोल दिया, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस या सब्सटेंस होगा। तो देन उसके पास कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कुछ शेप होगा, कुछ साइज होगा। तो मटेरियल के बारे में आप भली भांति परिचित हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या है ना कि मेटल्स को 2 भागों में क्लासिफाई किया गया। मेटल्स आर क्लासिफाई इनटू 2 मेजर ग्रुप या सब ग्रुप बोल सकते हैं। तो इसे 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल। मटेरियल को 2 भाग में, मेटल्स, नॉन मेटल। अब बात आती है कि मेटल्स किसे कहेंगे, नॉन मेटल्स किसे कहेंगे। द मटेरियल व्हिच जनरली पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ हार्ड, लूस्ट्रस, मीएबल, डक्टाइल, सोरनस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड मेटल्स। वैसे पदार्थ या वैसे मटेरियल जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी जैसे हार्ड, लूजनेस, मीएबल, डक्टाइल, सोरनस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो गुड कंडक्टर होता है, यानी कि वो आसानी से अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो करने देता है एंड वो हीट को भी फॉलो करने देता है। तो ऐसे जो भी मटेरियल्स होते हैं उसे मेटल कहेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा लोहा, कॉपर, सोना, चांदी इत्यादि। देन बात करते हैं नॉन मेटल्स की। द मटेरियल विच आर नॉट शॉर्टनेस एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड नॉन मेटल्स। वैसे मटेरियल जो शॉर्टनेस क्रिएट नहीं करता है, यानी कि शॉर्टनेस का मतलब हम आपको आगे समझाएंगे, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसे नॉन मेटल्स कहते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात आती है कि यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ कॉमन क्या होगा कि आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि ये शॉर्टनेस क्या चीज़ होती है। सबसे पहले शॉर्टनेस को समझते हैं। शॉर्टनेस का मतलब होता है कि जब आप किसी मेटल्स को पीटते हैं तो ध्यान उसमें एक वाइब्रेटिंग साउंड क्रिएट होता है। आप लोगों ने ये कोविड-19 में जब हमारे प्रधानमंत्री साहब जी ने कहा था कि आप लोग हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारी जो नर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, उनकी सपोर्ट के लिए थाली या ताली बजाइए, वो टाइम उन्होंने डिसाइड किया था। उस टाइम में आप लोगों ने ज़रूर बजाया होगा। तो आप लोगों ने कॉमन किया था कि उस टाइम में हम लोगों को थाली बजाने के लिए क्यों कहा गया था, क्योंकि थाली जो है हमारा मेटल से बना होता है। अधिकांश तो अभी के टाइम में जो मिलता है वो एल्युमिनियम का बना होता है। एल्युमिनियम क्या हमारा मेटल है। तो मेटल को जब हम पीटेंगे दैन उसमें वाइब्रेटिंग साउंड क्रिएट होता है, जिसे आप लोगों ने भली भांति परिचित होंगे, आप लोगों ने पीटा भी होगा। तो वो जो साउंड वाइब्रेटिंग साउंड क्रिएट होती है उसी को शॉर्टनेस कहा जाता है। ठीक है। अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है। तो डक्टाइल एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल का, बोल लीजिए मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण आप उस
उस मटेरियल को खींच के एक लंबे तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स की, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है। तो उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि आपने क्लास 7th में दो एक्टिविटीज़ की थी, एक एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन और दूसरा आप लोगों ने देखा होगा रिएक्शन ऑफ सल्फ़र एंड ऑक्सीजन। तो आपको हम यहाँ पे एक्टिविटी की चर्चा करें तो आप लोगों ने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में देखा था जो आश हमें प्राप्त होती है, द आश ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, उसे जब हम पानी में घुलाते हैं और उसकी जब चेक करते हैं, उसकी एसिडिटी और बेसिक नेचर की जानकारी प्राप्त करने के लिए जब हम उसे टेस्ट करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमारा जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू हो जाता है। तो देन हम कह सकते हैं कि ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज़ ऑल्सो बेसिक इन नेचर। हाँ, और आप लोगों ने रिएक्शन ऑफ सल्फ़र ऑक्सीजन में देखा होगा कि जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होती है सल्फ़र और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा के, जिसका नाम है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो पानी के साथ रिएक्शन करके, सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारा पानी के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, जिसकी फार्मूला होती है H2SO3। जब हम सल्फ्यूरस एसिड की एसिडिटी या बेसिक नेचर की जांच करते हैं, जब टेस्ट करते हैं तो देन क्या होता है ना कि वो हमारे लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। वो जो हमारा जो रेड लिटमस पेपर होता है उसे ब्लू करता है। हम कह सकते हैं कि ऑक्साइड जो होता है नॉन मेटल्स का ऑक्साइड, वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर तो वो मेटल्स का होता है। तो हम जनरली बात करें तो मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। तो आप लोगों ने ये दो एक्टिविटीज़ पहले कर रखी थी जिसे हमने रिकॉल करवाया। तो चलिए देखते हैं आगे, रिएक्शन विथ वाटर। इसमें हम देखेंगे कि हाउ मेटल्स नॉन मेटल्स बिहेव्स विथ वाटर। तो बात की जाए, सोडियम मेटल्स रिएक्ट vigorously with water and oxygen and produce lots of heat. It is therefore stored in kerosene, but some other metals do not do so. For example, iron slowly reacts with water. सोडियम मेटल की बात की जाए तो ये हमारे पानी और ऑक्सीजन के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर लेता और लॉट्स ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ हीट्स क्रिएट करता है, जिसके कारण हम सोडियम मेटल जो हमारा है, सोडियम जो हमारी धातु है, उसे हम केरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं। लेकिन देखा जाए अदर मेटल्स की तो फॉर एग्जांपल आयरन ले लीजिए, तो ये आयरन हमारे वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, और वो जब हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करता है देन उसके ऊपर कोरोजन की क्रिया होती है, जिसके कारण उसमें जंग लग जाता है, रोस्टिंग ऑफ आयरन बोल सकते हैं। Generally, non-metals do not react with water, though they may be very reactive in air. Such non-metals are stored in water. हमारे जो non-metals होते हैं वो क्या होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिसके कारण वो हमारे एयर से ही रिएक्शन कर पाते हैं और वो हमारे वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, जिसके कारण हम लोग एयर से, क्योंकि नॉन मेटल्स जो हमारा वो एयर से रिएक्शन कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखा जाए फॉस्फोरस, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। इसे जब हम हवा के संपर्क में लाते हैं तो देन ये तुरंत आग पकड़ लेती है, तुरंत कैचेस फायर, तुरंत आग पकड़ लेती है। तो प्रिवेंट द कंटैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट्स स्टोर्ड इन वाटर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, ये जब भी हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो आग पकड़ लेता है और बहुत ही हानिकारक, खतरनाक, हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है। तो इसलिए हम नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं, में भी देखा जाए, जनरली देखा जाए तो नॉन मेटल्स को हम लोग पानी में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल हो जाएगा फॉस्फोरस, जिसे हम लोग पानी में स्टोर करके रखते हैं। और सोडियम मेटल की बात की जाए तो इसे हम लोग केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये हमारे वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, आगे देखते हैं, रिएक्शन विथ एसिड। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। नॉन मेटल्स जो हमारे होते हैं वो हमारा जनरली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विथ पॉप साउंड। और जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हमारे एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले से, हाइड्रोजन गैस जो होती है उसे जब हम जलाते हैं, जब उसका बर्निंग करते हैं तो देन वो पॉप साउंड क्रिएट करता है, पॉप करके जलता है। ठीक है, रिएक्शन विथ बेस की बात की जाए तो मेटल रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हमारे जो मेटल्स हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेसिक नेचर की है, एक बेस है, उसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कुछ आपके स्क्रीन पे कुछ रिएक्शन दिख रहे होंगे, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक मिलके हमारा बनाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे आपको कॉपर सल्फेट प्लस Fe यानी लोहा मिलके आप बना रहा है FeSO4 प्लस Cu। उसके बाद यहाँ पे ZnSO4 प्लस Cu। इसमें आपको 9 चेंज दिखा रहा है। आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे कॉमन क्या होगा, देखिए आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि जब हम कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ यानी कि CuSO4 को जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये जो हमारा जिंक है, ये जो हमारा जिंक है, ये हमारा जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी जगह से डिस्प्लेस करके उसके साथ आ रहा है, जिसके कारण वो क्या बना रहा है हमारा ZnSO4। यहाँ पे आप देखिए ये हमारा जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके हमारा बना रहा है जिंक ZnSO4, जिसे जिंक सल्फेट कहा जाता है। और उसके बाद अलग से हमें प्रोडक्ट मिल रही है कॉपर, जिसका कलर रेड होता है। जिंक सल्फेट की कलर की बात की जाए तो इसका कोई कलर नहीं होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू होता है। फिर अगला रिएक्शन जब हम देखते हैं तो इसमें कॉपर सल्फेट और Fe हमारा क्या करता है, इसमें Fe वही काम करता है कि कॉपर को फिर से ये डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ से इसे उसके स्थान को परिवर्तित कर रहा है, उसके स्थान को परिवर्तित करके वो जहाँ के SO4 के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है और हमें मिल रहा है FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे आपने देखा। लेकिन उसके बाद अगर हम जस्ट आपके नीचे में जो दिख रहा है रिएक्शन यहाँ पे ZnSO4 प्लस कॉपर, तो ये हमारा कोई परिवर्तन है, इससे हमें कोई प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होती। यहाँ पे आप लोगों ने देखा दो रिएक्शन, सल्फर कॉपर सल्फेट और जिंक का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो देन हमें प्राप्त होता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। और दूसरा रिएक्शन CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हम जब Fe लोहा के साथ करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है FeSO4 प्लस Cu। लेकिन वैसा ही तो यहाँ पे भी होना चाहिए। ये जो हमारा तीसरा रिएक्शन है, हमारा ये जो तीसरा रिएक्शन है यहाँ पे आपको हम ये हमारा ZnSO4 प्लस Cu, इसमें भी तो ये जो हमारा कॉपर है, ये जो हमारा कॉपर है वो तो जिंक को डिस्प्लेसमेंट करना चाहिए। और आगे वाला जो हमारा रिएक्शन है उसमें कॉपर तो हमें Fe को डिस्प्लेस करता, और फिर नीचे में जो लास्ट इक्वेशन है उसमें जो हमारा रिएक्शन है उसमें भी तो हमारा ये जो Fe है वो जिंक को डिस्प्लेस करता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा होना चाहिए था। आपके मन में ये तो आ रहा होगा कि हमने 2 रिएक्शन करवाए तो उसमें तो ऐसा ही हुआ, लेकिन ये जो 3 रिएक्शन और है उसमें ऐसा नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं होता, इसके कारण कुछ रीजंस है कि ये जो हमारा साइंस है ये आर्बिट्रेरी नहीं है। रिमेंबर दैट साइंस इज़ नॉट आर्बिट्रेरी, इट्स फॉलो डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। And rule here is zinc is more reactive than copper and iron. A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive metal can't replace a more reactive metal। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा ये जिंक है, यहाँ जो हमारा ये जिंक है वो हमारे कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि जिंक जो होती है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो जिसके कारण ये इसे रिप्लेस कर रही है, उसके स्थान पे खुद आ जा रही है। और यहाँ पे देखा जाए CuSO4 और Fe में, तो Fe जो हमारा है वो Cu से ज़्यादा ही रिएक्टिव है, जिसके कारण ये Fe जो हमारा है Cu को रिप्लेस कर रहा है और उसकी जगह पे आके हमें प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है FeSO4 प्लस Cu। लेकिन यहाँ जब हम अगले रिएक्शन में देखते हैं तो ये जो हमारा कॉपर है वो जिंक से कम रिएक्टिव है, जिसके कारण ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, रिप्लेस नहीं कर पाता, और हमारा यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। और अगले रिएक्शन में देखें तो वही प्रक्रिया फिर से हो रही है कि कॉपर जो हमारा है वो Fe से कम रिएक्टिव है। ठीक है, उसी प्रकार Fe जिंक से भी कम रिएक्टिव है। तो देन बात आती है कि आपके माइंड में चल रहा होगा कि कौन सा जो हमारा मेटल होगा या कौन सा हमारा जो कंपाउंड होगा या जो सब्सटेंस होगा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो उसके लिए हम आपको एक चार्ट दे रहे हैं जिसे आप याद कर लीजिएगा, देन ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इस चार्ट में आप जैसे कि देख रहे हैं, हमारा जो पोटेशियम होती है जिसका संकेत K होता है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और गोल्ड जो हमारा होता है सोना, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, दैन उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद टीन, उसके बाद हाइड्रोजन आता है। और हाइड्रोजन जो हमारा है उससे भी कम रिएक्टिव में आ जाता है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, एंड सबसे लास्ट आता है पोजीशन, वो है गोल्ड का। तो इस सीरीज़ को आप याद कर लीजिएगा, रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स इसे बोला जाता है। जितने भी मेटल्स हैं उसकी यहाँ पर रिएक्टिव सीरीज आपको दे रखी है। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा, दैन ये आपके लिए एक, तो आप इस तरह के रिएक्शन में सोच सकते हैं कि कौन किसको रिप्लेस करेगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, दैन बात करते हैं यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स की। तो हम लोग तो डेली लाइफ में मेटल्स और नॉन मेटल्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा अपने घर के बगल में अपने दादा दादी अपने मम्मी पापा से कि ये धातु की बर्तन है। तो ठीक है, तो आप लोग की बात की जाए मेटल्स की, तो metals are used in making machinery, automobiles, ट्रेन, एरोप्लेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स। आप लोग सड़क पे जो वाहन देख रहे होंगे, टेम्पो, टैक्सी वगैरह, तो वो सभी का क्या होता है, स्ट्रक्चर किस चीज़ का बना होता है, मेटल्स का बना होता है, या तो लोहा का होगा, एल्युमिनियम वगैरह का बना होता है। ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स में आप सफ़र कर रहे होंगे तो ट्रेन्स में भी आप लोगों ने बहुत सारा चीज़ देखा होगा जो लोहे की बनी होती है, जो बहुत सारे मेटल्स की बनी होती है। एरोप्लेन भी मेटल्स का ही बना होता है। हम लोग जो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, हमारा जो है स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो, और जो अमेरिका की है नासा, ये सारे जो है सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करती रहती है। तो वो सारा चीज़ किस चीज़ के बना होता है, मेटल्स का बना होता है। नन मेटल्स की बात की जाए इसके यूज़ की, तो नन मेटल्स आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहैंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। नन मेटल जो है वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि हम जब ब्रीथ करते हैं, हम जब सांस लेते हैं, तो देन हम नन मेटल्स का यूज़ करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं, जब हम सांस लेते हैं तो हम एयर को क्या करते हैं, हम अपने एटमॉस्फेयर से अपने नोज़ के अंदर डालते हैं, और नोज़ के अंदर जाता है वो। तो वो जो हम नोज़ के अंदर डालते हैं जो एयर, उसमें क्या होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बहुत सारे गैस होते हैं। तो हम लोग उसमें से यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जब हम यूज़ करते हैं तो ऑक्सीजन गैस क्या है, ऑक्सीजन गैस तो है ही ना, गैस के फॉर्म में तो मिलता ही है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे। बट ऑक्सीजन एक नन मेटल है, तो हम कह सकते हैं कि नन मेटल्स हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। देन अगले यूज़ की बात करें तो नन मेटल्स का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र बनाने में, फर्टिलाइज़र को इन्हेंस करने में। यूज़ टू फर्टिलाइज़र टू इन्हेंस द ग्रोथ ऑफ टू प्लांट्स। हम लोग नन मेटल्स का यूज़ फर्टिलाइज़र के रूप में भी करते हैं। किस लिए? तो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के ग्रोथ को इन्हेंस करने के लिए। हमने कोई प्लांट लगाया, वो बढ़ नहीं रहा है, देन हम उसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, और वो जो फर्टिलाइज़र बना होता है वो नन मेटल्स का बना होता है, जिसके कारण हमारा प्लांट्स अच्छा ग्रोथ करने लगता है, हेल्दी ग्रोथ करने लगता है। और नन मेटल्स का यूज़ वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस में किया जाता है। आप लोगों ने आरओ का पानी पिया होगा, बिस्लरी का पानी पिया होगा, तो उसमें किया जाता है, नॉर्मल पानी को प्यूरीफाई किया जाता है। वो जो प्यूरीफाई करने की जो काम होती है, उसमें बहुत सारे मशीनरी का यूज़ किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में हम लोग नन मेटल्स का यूज़ करते हैं। नन मेटल्स आर यूज इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन व्हिच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज ए एंटीसेप्टिक। और नन मेटल्स का यूज़ हम लोग पर्पल कलर्ड के सॉल्यूशन के रूप में करते हैं, जिसका अप्लाई हम लोग अपने घाव, वुंड्स जो होती है उस पर करते हैं, जिसे हम लोग एंटीसेप्टिक कहते हैं। तो नन मेटल्स भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसका यूज़ भी हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं, और मेटल्स का भी यूज़ करते हैं। मेटल्स का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन, एरोप्लेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स। और भी आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आ रहा होगा तो देन आप लिख सकते हैं। नन मेटल्स का यूज़ हम लोग करते हैं। नन मेटल्स हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल होता है। हम लोग जब सांस लेते हैं, जब इनहेल करते हैं, तो देन हम लोग नन मेटल्स का यूज़ करते हैं। इसका फर्टिलाइज़र के रूप में किया जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन